जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में अब तक मैं हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत आदि के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देता रहा हूं। इस बीच में कुछ मुद्दों को, जो वहाँ की चिंताजनक मुद्दे हैं, सरोकार हैं, लोगों से जुड़े समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, इन पर भी बोलता रहा हूँ। अब मेरी कोशिश ये है, या मेरा एक ये कह सकते हैं कोशिश ये एक योजना भी है कि वहाँ के जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर भी आपसे बात करूँ। इस कड़ी में आपसे एक बात करना चाहता हूँ। शुरू में आप जानते हो हैं कि पूरा जो राजनीतिक सिनेरियो कुछ वर्षों में मंडल और कमंडल, मंडल कमंडल, इसकी राजनीति के बाद का जो दौर आया था उसमें हिमालय क्षेत्र के लोग हाशिए पर चले गए। भारत में एक राजनीति जो है वो धर्म की बहुत तेजी से उभरी और जातियों की भी, उसके समानांतर जातियों का भी बड़ा खेल हुआ। लेकिन इसमें जो एथनिक बाकी ग्रुप थे, जो क्षेत्र के लोग थे, वे हाशिए पर चले जाते रहे। आप पूरी हिमालय बेल्ट पे देखिए, हिमालय बेल्ट में आज भी ये लोग बहुत अच्छे ऑफिसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे प्रशासनिक ऑफिसर हो या आर्मी के ऑफिसर हो या दूसरे वो लोग हों, वो तो दे रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो मामला है उसमें, जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें उस तरीके से इनको अब जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं कि उन पर योग्यता नहीं है, लेकिन एक ऐसे ही कालखंड बन गया है ये जाति और राजनीति का समीकरण कि हिमालय के लोग अब सिर्फ फौजी दे रहे हैं या अफसर दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व उस तरीके से क्यों नहीं उभर पा रहे। हम जरा पीछे के कालखंड में जाता हूँ, भारत की आज़ादी से शुरू करते। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो हिमालय के ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो जवाहरलाल कौल थे वास्तव में, और नेहरू ऐसे शब्द बना था जब उनका परिवार प्रयाग में बस गया था। जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो भी हिमालय पुत्र थे, और उनकी बेटी इंदिरा गांधी, मूल जो उनकी जड़ें थी, मेरे कहने का मतलब ये है, वो हिमालय से जुड़ी थी। उसके बाद गृह मंत्री पे आते हैं। सरदार पटेल के निधन के बाद जो दूसरे गृह मंत्री बने थे वे थे गोविंद बल्लभ पंत, वे उत्तराखंड से। उसके बाद उस कालखंड में और भी कई लोग आए। जम्मू से ही हम देखें तो जो राज परिवार था उससे जो थे कर्ण सिंह बहुत बड़े नामी नेता हुए, कांग्रेस में भी रहे, वो अलग पार्टी तरीके से रहे, लेकिन वो उनका झुकाव या ये कह सकते हैं कांग्रेस में ही वो रहे। वो इतने विद्वान थे, सब कुछ थे। और एक और बात कहता हूँ, हाँ, कि ये डोगरा राजवंश ऐसा था, उनका जो डोगरा राजवंश था, कि भारत में संभवतः अकेले डोगराई ऐसे राजवंश है जिन्होंने भारत की सीमाओं को बढ़ाया था। उन्होंने लद्दाख और उससे आगे तक जो है तिब्बत की सीमाओं पर कब्जा करवाया था। बाकी जो राजवंश थे, क्योंकि भारत की सीमाएं वैसे तो समुद्र से घिरी हैं, वहाँ बढ़ाने का या घटाने का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उस काल अपने आपस में ये घटाते बढ़ाते वो जरूर है। लेकिन भारत के बाहर की सीमाएं बढ़ाने का किसी को जो गौरव प्राप्त है वो डोगरा राजवंश को, और उस राजवंश के थे या हैं अभी भी। एक बार उन्होंने खुद कहा था कि हमारे राजवंश भारत में अकेला है जो उन्होंने सीमाएं बढ़ाई। मेरा ये कहना है कि आखिर क्या वो इस देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, लेकिन एक ऐसा सीन बना कि वो हाशिए पे चले गए, वयोवृद्ध हो चुके हैं। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। और भी नेता हैं वहाँ के कश्मीर के, लेकिन मैं कुछ नाम ही लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये राजनीतिक नेतृत्व उस तरह से क्यों नहीं आ रहा है जो राष्ट्रीय फलक पर चमके। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार चीफ मिनिस्टर रहे प्रथम। वे हालांकि उन्हीं की सीमा में रहे, लेकिन उनका नाम ऐसा बना कि वे राष्ट्रीय फलक पर आज भी याद किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में गोविंद पंत के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा और एन डी तिवारी, ये दो नाम ऐसे हुए जो पूरे भारत में उनका उनके एक बहुत बड़े प्रशंसक वर्ग है, और वो राष्ट्रीय नेता इनको असली में कह सकते हैं। कुछ केसी पंत भी उस राह पर चले, लेकिन वे बहुत कुछ कर नहीं पाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी रहे, और अब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा, वो हिमाचल से हैं, और मुरली मनोहर जोशी उत्तराखंड से। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत
हेमवती नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी के अलावा एक और नेता थे भक्त दर्शन, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री थे, शिक्षा राज्य मंत्री। उनका भी बहुत बड़ा नाम रहा है, ईमानदार थे और बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, पर वो उस तरीके से उनका शायद कम मौका मिला होगा उनको, संभवतः ये भी कह सकते हैं। और एक और नाम है, वो है हरीश रावत। अब आगे के हम चले नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में भी तो हिमालय की बात है। आपको ताज्जुब होगा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ से आज तक केंद्र में एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। ये गजब ताज्जुब की बात है। वैसे अब लद्दाख भी अब नया राज्य बन चुका है, यूटी। जम्मू कश्मीर एक के बाद लद्दाख भी एक हिमालय जो क्षेत्र नक्शे में एक नया राज्य है। देखते हैं यहाँ से भी कब सेंटर में मंत्री बनेगा। बाकी जम्मू कश्मीर से तो बनते रहे, हिमाचल से भी बनते रहे, उत्तराखंड से बनते रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से असम से बने, कुछ और जगह से भी, परंतु कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ से अब भी नहीं बन पाए। संभवतः इनमें सिक्किम भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ से अब तक कोई नहीं बन पाया। अब सवाल ये है कि आखिर ये बन क्यों रहे। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियाँ इनको मौका नहीं देती। पॉलिटिकल पार्टियों में सभी के लिए मैदान खुला है, और कितनी भी आप चापलूसी करो या किसी नेता के चमचे बन जाओ, लेकिन यदि आपकी योग्यता है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा भी है, बहुत लोग निकले हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब हिमालय क्षेत्र के लोग क्यों नहीं निकल पा रहे। उसके पीछे एक बड़ा कारण अब मैं देखता हूँ, वह है मंडल कमंडल के बाद की राजनीति। पॉलिटिकल नेतृत्व की हम बात करें यदि प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री तो वैसे ही जो एनर्जेटिक आदमी होगा या जिसको पूरी पार्टी का समर्थन होगा वो बनेगा, आमतौर पर यही होता है। लेकिन और भी तो पद होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या और भी कई पद हैं, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो। इस तरह के पद क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। वास्तव में मंडल और कमंडल के बाद की जो राजनीति आई, उसमें अब ये हो गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी धर्म और जाति और इस आधार पे बैलेंस करके चल रही है, और इसमें हिमालय के लोग पिछड़ गए हैं। ठीक है, आप बड़े खुश होइए कि आपके एनएसए आपके हैं, आपके सेना अध्यक्ष जब बनते थे तब आपके हैं, या सीडीएस आपके हैं, और यह अच्छी बात है कि राष्ट्र की सेवा होनी चाहिए। इन पदों पे भी हमारे लोग हैं, बहुत अच्छा है, गौरव की बात है हिमालय के लोगों के लिए। लेकिन मेरा मेन मुद्दे मकसद ये है बताने का कि आखिर अब पॉलिटिकल जो लोग हैं वे अपने को राष्ट्रीय फलक पर क्यों स्थापित नहीं कर पा रहे। वास्तव में हिमालय के लोगों के ही राजनीतिक तौर पर हासिल में जाने का एक मुख्य कारण ये है कि अब वे वोट बैंक नहीं रह गए हैं। यदि वो वोट बैंक होते तो सभी राष्ट्रीय दल उनको कम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इस तरह के पद अवश्य देते, या और भी जो बड़े पद होते हैं मंत्रालयों में वो भी मिलते। इसलिए हिमालय के लोगों को याद रखना होगा कि यदि उनको इस भारत की राजनीति में अपनी दखल बनाए रखनी है तो उनको वोट बैंक बनना होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से। मैं वो मूर्खता वाली बात नहीं करूँगा कि आबादी बढ़ाओ। आबादी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सुअर हजारों होते हैं लेकिन शेर एक होता है। लेकिन तरीके दूसरे भी है कि आपको वोट बैंक बनना होगा। जिस दिन वोट बैंक बन जाएंगे सभी पार्टियां आपके सामने घुटनों तले आएंगी। मुझे लगता है ये जो हिमालय क्षेत्र के नेता अब जो आ रही है पीढ़ी, हुए अपने को बहुत संकीर्ण कर रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पे। वो ये है कि जब वे राष्ट्रीय फलक पर नेता बनते हैं, जब उनको बड़ा पद मिल जाता है, सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया जाए या कोई बड़ा, तो वे अपने एक दायरे में सिमट जाते हैं। वो अपने लोगों को भूल जाते हैं। ये ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति करनी है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ही सोचना होगा, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। और वो क्या रहा है कि जो भी इस तरीके के नेचर राष्ट्रीय फलक पे उनको मौका मिल रहा है तो वे अपनी जड़ों को भूल जा रहे हैं। और जब अपनी जड़ों को भूल जाएगा आदमी तो जड़ों पे के सूखने से पूरा पेड़ सूख जाएगा। इसलिए वे आगे नहीं बढ़े। तो इस तरीके के सरोकार मैं विषय आपके सामने रखूंगा। मेरी ये उम्मीद रहेगी आपसे कि आप इस पर अपने विचार रखें। ये किसी एक पार्टी को लेकर नहीं है, ये हर पार्टी को लेकर है कि आखिर अब हिमालय के लोग राष्ट्रीय फलक पर उस तरीके से क्यों नहीं चमक रहे हैं जैसे कभी
कुछ दशकों पहले तक चमकते थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।